हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आपने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया होगा और अब आप तैयारी में जुट गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपकी परीक्षा 3 भागों में होनी है। कितने में होनी है? 3 भागों में होनी है और एक ही दिन आपकी परीक्षा होगी। पहले भाग में आपकी हिंदी और अंग्रेजी आएगी, हिंदी और आपकी इंग्लिश आएगी, ठीक है। दूसरे में आपका सामान्य अध्ययन आएगा और तीसरे में आपकी विषय होगी। तो सामान्य अध्ययन से आपके 40 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 40 प्रश्न आएंगे। और मित्रों, आपका पहला भाग क्वालिफाई होगा तभी आपका सेकंड भाग चेक किया जाएगा। इसलिए आपको सभी भागों को अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपकी 40 नंबर की पक्की तैयारी आदर्श कैल क्लासेज पर कराई जा रही है बिहार शिक्षक भर्ती की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मित्रों, क्योंकि कम समय में अधिक तैयारी आपको बिहार शिक्षक भर्ती की इसी की सहायता से मिल सकती है। क्लास फर्स्ट है। आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट में अवश्य बताना। और मित्रों, आप जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है? तो फटाफट से आप बताइए किसने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इब्न बतूता या इंदिरा गांधी? बताइए। और आप ये भी बताइए कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा बताइए। तो सही आंसर है आपका इब्न बतूता। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये इब्न बतूता जो थे, ये एक मोरक्को मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। कौन थे ये मोरक्को मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। तो आपका एक प्रश्न बिल्कुल सही होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए। जो तिब्बत के लोग थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? इस्लाम के, बौद्ध के? इस्लाम व बौद्ध के हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से भैया जाएगा बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो दूसरे का जो सही आंसर है वो है आपका इस्लाम व बौद्ध। कौन सा है? आपका तीसरा जो आंसर बिल्कुल सही है। और ये बात बता दूं मित्रों, तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। क्या हैं? जो ये तिब्बत है इसके 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। जिसमें पूछा ना तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी थे, तो इस्लाम और बौद्ध के थे। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। नंबर 1 है आपका न्यगमा, नंबर 2 है आपका कांग्यू और नंबर 3 शाक्य और आपका गेलुगु। ये आपको बात याद होनी चाहिए। तो ये तिब्बत के लोग इस्लाम एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? बताइए। जो केरल है वो भारत के किस कोने में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में? इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपका तीसरे का सही आंसर है दक्षिण पश्चिम में। किस में है? दक्षिण पश्चिम में है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम सिरे में स्थित है। दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित राज्य है। तो आपका पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा है? तो ये किसने कहा है? ये डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? बताइए क्या सही जाएगा। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 4। ठीक है, 4 का 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? तो निम्न में से सबसे छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? आपने सीटेट में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, बताइए। और मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि तिब्बती संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। जो ये छोटा तिब्बत है, ये जो है तिब्बती संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख एवं बौद्ध सामान्य था। ये क्या था? ऐतिहासिक रूप से लद्दाख जो है एक बौद्ध साम्राज्य था। ठीक है, ये जो है इसमें पूछा है छोटा तिब्बत, तो ये लद्दाख है। और लद्दाख मित्रों ये एक बौद्ध साम्राज्य था। कैसा था? ये बौद्ध साम्राज्य था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? तो बतानी है आपको कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। धर्म है, जाति व्यवस्था है, भाषा है या भेदभाव है?
तो इसका सही आंसर, और देखो कोड में भी आएंगे, नीचे दिए गए कोड में से सही कथन का चयन करना है। तो आपको ये कोडों को सही से मिलाना है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर जाता है मित्रों आपका, ये आंसर बताइए फटाफट से। पहले तो चलो आप ही बताइए कौन सा सही है इसका, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 4। कौन सा है? 4, यानी कि सेकंड और आपका 4 ये सही है। जाति व्यवस्था और आपका भेदभाव, ठीक है। तो इसका यही आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है? लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। और अगर मित्रों आपने सीटेट की तैयारी की होगी तो आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा। तो इसमें से सही कोड आपको बताना है। और इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका देखिए, ये पहला भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर 4 हो जाएगा आपका पक्का, और बिहार में होगा सिलेक्शन अब की बार आपका पक्का। तो इसका सही आंसर समझ में आ गया, यानी कि लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। क्या है ये? रेगिस्तान है, ये आया है, ठीक है, अभी बता दिया है, ये रेगिस्तान है। और मित्रों देखिए, लोग भेड़ बकरियां पालते हैं यहाँ पर। बकरियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं और पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। और इसे लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकलांग लोगों को दिया गया नया नाम। ये तो सबको पता होगा, विकलांग लोगों को जो नया नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका मित्रों क्या है? विकलांग, दिव्यांग, अपरांग या विभिन्न अंग। क्या सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दिव्यांग। क्या है? दिव्यांग आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बारे में आपको जाननी चाहिए, हर वर्ष 3 दिसंबर को, कितने को? 3 दिसंबर को, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उनके समावेश और समानता को सुनिश्चित करना रखी गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। किसकी? विकलांग की, ठीक है। यानी कि इसकी जो शुरुआत की गई थी, दिव्यांग कहा जाता है, तो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर है दिव्यांग। निम्न में से किन्हें दलितों का नेता कहा जाता है? तो भैया बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भीमसेन जोशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता होगा जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह में से एक है। तो ये पूछ क्या रहा है? भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह में से एक है सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि 4 आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे अपराध की तरह देखा जाता है? अस्पृश्यता को, गरीबी को, समानता को, धर्म को। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए आप, और अपना स्कोर भी बताना कि आपके कितने सही निकले और आपको क्या ये प्रश्न पहले से आते थे। और इसी तरीके से आपको 6 to 8 क्लास में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और अपना जिला जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? फटाफट से बताइए। इसका सही आंसर है अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता। तो मित्रों देखिए, अस्पृश्यता एक अधिनियम है 1955 में। ये इसका क्या है? 1955 में। क्या? 1955 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध के रूप से संबोधित करता है। तो ये 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? कौन सा? बताइए। 15, 17, 12 या आपका 12, कौन सा है? तो इसका सही है आपका 17। कौन सा है? 17, यानी कि सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकार के बारे में जानेंगे। झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है, बताइए। झगड़ों को, तो मित्रों देखिए, झगड़ों को जो शांत कराता है, निपटारा कर दिलाती है, वो है आपकी न्यायपालिका। कौन है, सबको पता होगा, न्यायपालिका, यानी कि तीसरा बिल्कुल सही है। और ये बता दें मित्रों, जो सरकार होती है, ठीक है, जब बात सरकार की चल रही है तो ये भी जान लीजिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। नंबर 1 होती है आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या होती है, विधायिका होती है, विधायिका, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। ये तीनों दी गई हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं, इसमें लिख ही रहा है, ठीक है। 3 होती हैं, ये पता होना चाहिए। 3 अंग होते हैं सरकार के। जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, ये जो है क्या करती है, कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरी होती है आपके कार्यपालिका, उस कानून को लागू करती है। ये कार्यपालिका जो होती है कानून को लागू करती है। क्या होता है इसमें करना, कानून को लागू करना इसका काम होता है। तीसरी होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है झगड़ों को समाप्त कराती है। क्या कराती है, झगड़ों को समाप्त। तो तीनों के बारे में आपको पता हो गया होगा। इसका सही आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन है, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। तो लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करेंगे भैया, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष से, वंशानुगत प्रक्रिया के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब चुनाव होगा तो प्रत्यक्ष ही होगा ना। जब किसी चुनाव करेंगे तो कैसे होगा, चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे, प्रत्यक्ष द्वारा होगा। तो वह इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है, आज़ादी से, रोजगार से, महिला मताधिकार से, या आपका समानता से, बताइए। और इसके बारे में एक बात बता दूं मैं सफ़रेज मूवमेंट के बारे में, कि ये मई 1869 में, कब, 1869 यानी 69 में एलिजाबेथ कैडी स्टैटन और सुसान बी एंथोनी द्वारा नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन NWASS का गठन किया। किसका, NWASS का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महिला मताधिकार से। किससे होगा मित्रों, महिला मताधिकार से होगा, इसलिए बिल्कुल सही आंसर है आपका महिला मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानेंगे आप लोग। लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है, हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा, प्रदर्शन से, बताइए। जो लोगों का बना रहता है वो किसके द्वारा बना रहता है, फटाफट से आंसर बताइए। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है आपका नियमित चुनाव से। किससे, नियमित चुनाव से बना रहता है। इसका सही आंसर बिल्कुल है आपका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन है, अफ्रीकी नेता, बताइए। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जॉन निक्सन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में, जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेल्सन मंडेला है, जब नाम नेल्सन मंडेला का आया है तो इनके बारे में जान लीजिए कि नेल्सन मंडेला का अपने देश में वही स्थान है जो भारत में, भारत में किसका स्थान है, महात्मा गांधी का है। जो हमारे भारत में महात्मा गांधी का स्थान है वही नेल्सन मंडेला का अपने देश में स्थान है। उनका देश कौन सा है, अफ्रीकी। तो इसमें पूछा क्या है, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन है, नेल्सन मंडेला, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है लोकतांत्रिक, न्याय, समानता, न्याय तथा समानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका समानता। क्या होगा, समानता बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। किसमें किया था, लोकतांत्रिक के रूप में, गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है आपका सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है, कौन सी नदी
तो कौन सी नदी है बताइए? नर्मदा है, रावी है, गंगा है या कावेरी है? तो इसके बारे में कुछ मैं बता देती हूँ। जो राज्यों में जो जल विवाद का कारण बना हुआ है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद दशकों में जारी है। तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी है, तो बात आ गई कावेरी। तो आंसर क्या जाएगा इसका सही भैया? आंसर सही जाएगा इसका कौन सा? कावेरी। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा कौन कर सकता है? अखबार भी करते हैं, पत्रिकाएं भी करती हैं, टेलीविज़न भी करती हैं, तो सभी आ जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? तो भारतीय संविधान की भूमिका आपको बतानी है कि इसकी भूमिका क्या है। भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। क्या सही है? इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं, या ना तो 1 और ना ही 2? बताओ, अपना विचार बताइए। इसमें से सही आंसर आपको चुनना है, तो कौन सा इसका सही है बताओ। भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। क्या सही है ये? भाई सभी थोड़ी कर लेंगे इसका पालन, तो ये पूछ रहा है, आपको सही बताना है। इसका आंसर बताइए, छठवें का क्या सही जाएगा? तो इसका सही है 1 और दोनों सही है, क्योंकि भैया जो सरकार ने कानून बना दिया वो तो सबको ही पालन करना पड़ेगा ना। जो संविधान ने जो बना दिया है, भारतीय संविधान की भूमिका, भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है, बिल्कुल हल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि तीसरा आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? बताओ। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहेंगे? सरपंच या पंच या सचिव या प्रधान, क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंच। तो बता दें मित्रों, एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। कितने? 7 से 17 सदस्य होते हैं, और तब जा कर के गाँव के वार्डों में से चुना जाता है आपका पंच। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? ग्रामीण सचिव, ग्राम सभा के सभी सदस्य या पंच? तो आपको पता होगा कि ग्राम सभा के सभी सदस्य करते हैं, इसलिए आपका जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है आपका? तीसरा है, ग्राम सभा के सभी सदस्य, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? सबको पता होगा भैया, नहीं पता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है क्या 3 वर्ष के लिए होता है, या 5 वर्ष के बाद, या 7 वर्ष के, या 4 वर्ष के बाद? तो ये होता है आपका 5 वर्ष के बाद। कितने? 5 वर्ष के बाद होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे पहले बात बता दें कि ये 40 के जो अनुच्छेद 40 है उसके अंतर्गत आता है, और पंचायत चुनाव हर साल करती है 5 साल बाद। चुनाव हर 5 साल बाद इसका करती है, तो इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? बताइए। पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, विधान परिषद या राज्यसभा? इसका सही आंसर क्या है? तो मित्रों फटाफट से बताइए कि इसका सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बनाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, इनमें से कोई नहीं। कौन रखता है भैया? तो इसमें से रखता है, जब ग्राम प्रधान है तो ग्राम प्रधान रखेगा। तो 5वें का जो सही आंसर जाता है वो है आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? जल स्रोतों, सड़कों एवं जल निकासी, स्कूल भवनों तथा अन्य सामान्य धन संसाधनों का निर्माण एवं रखरखाव, स्थानीय करारोपण एवं करों का संग्रहण, गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन,
तो आपको ये कोड़ों में से सही बताना है। भैया चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मित्रों बहुत ही मेहनत से ये आपके सामने वीडियो लाई गई है और आपको पेपर में ये काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए आपको तीनों भागों की अच्छे से तैयारी करनी है, एक भी भाग आपको छोड़ना नहीं है। तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के निधि के स्रोत हैं। घरों, बाजार आदि पर लगे करों का संग्रह है, सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि, सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान। तो आपको एक कोड चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए आंसर जाता है आपका 4 को चुना जाता है। तो आप लोग बताना मित्रों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, और अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितने सही किए हैं। और क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जितने भी हमारे मित्र हैं जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं जूनियर लेवल की, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे मित्रों उनकी परीक्षा के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल बन सके। और ये बुक आपने अभी तक नहीं ली है तो आप लोग ले लेना, सामाजिक विज्ञान की है। इसमें NCERT और SCERT का संपूर्ण पाठ्यक्रम दिया गया है, काफ़ी हेल्पफुल है। और मित्रों इस क्लास को जितना हो आप लोग प्यार दें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, तैयारी करते रहें और बिहार में सिलेक्शन जरूर लेकर के आएँ। टेक केयर, बाय बाय।